हेलो एवरीवन। ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस, इसको पढ़ेंगे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर के अंदर। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट टू अचीव ऑप्टिमम प्लांट ग्रोथ। मॉडिफिकेशन कैन बी मेड टू both the aerial and root environment to increase crop yield, extend the growing season and permit growth during periods of the year not commonly used to grow field crops। तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन मॉडिफिकेशन है किसका, नेचुरल एनवायरनमेंट का, टू अचीव ऑप्टिमम प्लांट ग्रोथ। मॉडिफिकेशन एरियल और रूट एनवायरनमेंट दोनों में ही किया जा सकता है जिससे कि क्रॉप का यील्ड इंक्रीज हो, ग्रोइंग सीजन एक्सटेंड हो और परमिट को ग्रोथ किया जा सके उन ईयर्स में जिसमें फील्ड क्रॉप्स कॉमनली ग्रो नहीं होते। एरियल एरियल एनवायरनमेंट से मतलब है जैसे हवा, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, उसको कंट्रोल करना, जो कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में किया जा सकता है। अब दूसरा बात करते हैं ये तीनों टाइप्स का, जो कि एनवायरनमेंट को किस हद तक कंट्रोल किया जा रहा है उसके बेसिस में ये ग्रीन हाउस का टाइप्स है। High tech or climate control greenhouse. This type of greenhouse is constructed to achieve high degree of climate control to enhance the cultivation period of crops. Evaporative cooling and heaters are used to maintain required temperature inside greenhouse spaces as and when needed, mainly being used in several European countries, Morocco, Israel, USA and Japan. हाई टेक और क्लाइमेटिक कंट्रोल ग्रीन हाउस में इसमें इक्विपमेंट्स ऑटोनॉमस होते हैं, यानी हर चीज़ को ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके कारण इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। इसी के कारण ये जो बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे यूएसए, जापान, यूरोपियन कंट्रीज़, इन सब में ज़्यादातर जो बड़े बड़े कंट्रीज़ है उसमें यूज़ होता है, ज़्यादातर यूएसए में, और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़, जापान, इसराइल, इन सब में ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं। Semi climate control greenhouse. This kind of greenhouse says the structural frame is made of galvanized iron pipes like the climate control greenhouse, but only exhaust fan with evaporative cooling pads are provided to maintain a favorable temperature and humidity during summer, mainly being used in Turkey, Spain, USA, Morocco, Israel and Japan। Semi climate control greenhouse, इसमें जो इक्विपमेंट्स जो यूज़ होते हैं वो ऑटोनॉमस नहीं होते हैं, उनको मैनुअली सेट करना पड़ता है। मतलब हाई टेक और क्लाइमेट कंट्रोल ग्रीन हाउस इतने ऑटोमेटेड नहीं होते। नेचुरली वेंटिलेटेड और लो कॉस्ट ग्रीन हाउसेस, इसमें ज़्यादातर चीज़ें नेचुरली कंट्रोल होती हैं। These are simple construction greenhouses with low initial investment. The frame may be of galvanized iron pipes, wooden logs, or steel pipes, but no heating and cooling system are provided for the structure. The top of the greenhouse is covered with plastic, but the side walls have insect-proof nets from ground to height of 1.5 to 2 meter, with or without manually rollable plastic cover. In countries using such a greenhouses are Japan, Israel, Turkey, and Morocco, etc. नेचुरल वेंटिलेटेड और लो कॉस्ट ग्रीन हाउस, ये इसमें वेंटिलेशन पूरी तरीके से मैनुअली होता है, जिसमें ये रोलेबल प्लास्टिक कवर होते हैं या फिर नहीं भी होते हैं, जो मैनुअली सेट करना पड़ता है। इसमें ज़्यादातर एयर सर्कुलेशन यही रोलेबल प्लास्टिक कवर के जरिए होते हैं, इंसेक्ट प्रूफ नेट्स के जरिए होते हैं। इंसेक्ट प्रूफ नेट्स ही डिजीज़ और इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं। इसमें प्लास्टिक कवर यूज़ होता है जो कि काफ़ी लो कॉस्ट का होता है। Post-harvest technology is an interdisciplinary science and technique applied to agriculture produce after harvest for its protection, conservation, processing, packaging, distribution, marketing, and utilization to meet the food and nutritional requirement of the people in relation to their needs। तो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्निक है जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के हार्वेस्ट के बाद इसको अप्लाई किया जाता है। किसके लिए? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मार्केटिंग के लिए और यूटिलाइजेशन के लिए, ताकि हम फूड और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो पीपल के नीड्स को मीट्स कर सके। इट हैज़ टू डेवलप इन कॉन्सोनेंस विद द नीड्स ऑफ सोसाइटी टू स्टिमुलेट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी को सोसाइटी के नीड्स के अनुरूप उसको डेवलप किया जा रहा है ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। प्रिवेंट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट्स। और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव और प्रोडक्ट्स में वैल्यू एड्स किया जा सके, ये सब पोस्ट हार्वेस्ट को ये सब देख के किया जाता है। In this process, it must be able to generate employment, reduce poverty, and stimulate growth of other related economic sectors. पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए, रिड्यूस पॉवर्टी और इकोनॉमिक्स के जो अदर सेक्टर हैं उसको भी बढ़ाना चाहिए।
The process of developing a post-harvest technology and its purposeful use needs a, an interdisciplinary and multi-dimensional approach which must include scientific creativity, technological innovation, commercial entrepreneurship, and institutional capable of interdisciplinary research and development, all of which must respond in an integrated manner to the developmental needs. जो प्रोसेस है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का और इट्स पर्पसफुल यूज नीड्स, वो एक इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है जिसमें साइंटिफिक क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, कमर्शियल इंटरप्रेन्योरशिप और इंस्टीट्यूशनल कैपेबल, जो कि कैपेबल है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। और ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्ड करना चाहिए एक इंटीग्रेटेड मैनर में टू द डेवलपमेंटल नीड्स। ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी। अब ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी क्या है? ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी इज द यूनिक टेक्निक ऑफ प्रोवाइडिंग फेवरेबल कंडीशन टू द प्लांट्स। ग्रोइंग प्लांट्स इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस। In spite of many challenges, man has learned how to grow plant under natural environment even in extreme adverse climatic conditions where no crops can grow. Man has developed a method of growing high value crop which is called as greenhouse technology. Greenhouse technology एक यूनिक टेक्निक है जो प्रोवाइड करती है फेवरेबल कंडीशन प्लांट्स के लिए। प्लांट्स को ग्रो करना आर्ट एंड साइंस दोनों ही है। कई चैलेंजेस के बावजूद इंसानों ने ये सीख लिया है कि प्लांट्स को नेचुरल कंडीशन यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट में कैसे ग्रो किया जाए। यहाँ तक कि एक्सट्रीम एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में जहाँ कोई क्रॉप ग्रो नहीं करता, इंसानों ने मेथड डेवलप कर लिया है हाई वैल्यू क्रॉप्स को ग्रोइंग करने का, जिसे ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी कहते हैं। ग्रीन हाउस। अब ग्रीन हाउस क्या है? ग्रीन हाउस इज अ framed or an inflated structure covered with a transparent or translucent material in which crops could be grown under the condition of at least partially controlled environment and which is large enough to permit a person to work within it to carry out cultural operation। इसका मतलब कि ग्रीन हाउस एक ढांचा यानी फ्रेम्ड है, एक एन इन्फ्लेटेड स्ट्रक्चर यानी कि एक भरा हुआ, यानी कि ग्रीन हाउस में क्या, एक हवा से भरा हुआ स्ट्रक्चर है जो कि कवर्ड है विथ ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूटेड मटेरियल, जिसमें क्रॉप को ग्रो किया जाता है अंडर अ कंडीशन ऑफ यानी एटलीस्ट पार्सली कंट्रोल एनवायरनमेंट, जो पार्स एटली जो कम से कम पार्सली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, जो कि इतना बड़ा है कि कोई इंसान उसके अंदर कल्चरल ऑपरेशन कर सके। ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस थ्रू विच हीट इज ट्रैप्ड नियर अर्थ सरफेस बाय द सब्सटेंसेस नोन एज ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज जो हीट है उसको ट्रैप्ड कर लेते हैं अर्थ सरफेस में। ये डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द ग्रीन हाउस इफेक्ट occurs when atmospheric gases like carbon dioxide and methane trap heat from the sun, preventing it from escaping into the space। यानी कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहाँ कब occur होता है? जब एटमॉस्फेरिक गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं हीट को जो सन से आ रहा है और इसको प्रिवेंट करते हैं स्पेस में जाने से। दिस नेचुरल ब्लैंकेट रेसेस अर्थ एवरेज टेम्परेचर टू अ हैबिटेबल 15 डिग्री सेल्सियस इंस्टीड ऑफ फ्रीजिंग -18 डिग्री सेल्सियस। हाउएवर ह्यूमन एक्टिविटीज आर इंटेंसिफाइंग दिस इफेक्ट ड्राइविंग ग्लोबल वार्मिंग। ये जो नेचुरल ब्लैंकेट है वो अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, किसमें? एक हैबिटेबल स्पेस में यानी जीने लायक टेम्परेचर में। यहाँ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ये जो इफेक्ट है वो इंटेंसिफाइंग हो रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है। द ग्रीन हाउस कवरिंग मटेरियल एक्ट इन अ सिमिलर वे। जो ग्रीन हाउस का कवरिंग मटेरियल है वो भी इसी की तरीके से काम करता है। एज इट इज़ ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेव रेडिएशन एंड ओपेक टू लॉन्ग वेव रेडिएशन। जो ग्रीन हाउस का कवरिंग मटेरियल है वो ट्रांसपेरेंट है किसके लिए? शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए। एंड ओपेक है यानी कि नॉन ट्रांसपेरेंट है लॉन्ग वेव रेडिएशन के लिए। ड्यूरिंग द डे टाइम द शॉर्ट वेव रेडिएशन इंटर इनटू द ग्रीन हाउस एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। डे टाइम पे जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है वो इंटर करते हैं ग्रीन हाउस में और रिफ्लेक्ट होते हैं ग्राउंड सरफेस से, और ये जो दिस रिफ्लेक्टेड रेडिएशन बिकम्स लॉन्ग वेव रेडिएशन। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है वो कन्वर्ट हो जाते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन में एंड इज एंड ट्रैप्ड इनसाइड द ग्रीन हाउस बाय द कवरिंग मटेरियल। और ये जो लॉन्ग वेव है वो ट्रैप्ड हो जाते हैं इनसाइड द ग्रीन हाउस कवरिंग मटेरियल के कारण, क्योंकि कवरिंग मटेरियल ओपेक होता है यानी कि नॉन ट्रांसमिट होता है लॉन्ग वेव रेडिएशन के कारण। दिस कॉजेज द इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस टेम्परेचर। और इसके कारण ग्रीन हाउस का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इट इज़ अ डिजायरेबल इफेक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्रॉप ग्रोथ इन द कोल्ड रीजन। जो कोल्ड रीजन में क्रॉप ग्रो हो रहे हैं उनके लिए ये डिजायरेबल इफेक्ट है। टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस टाइप बेस्ड ऑन शेप के हिसाब में पहला ग्रीन हाउस टाइप है लीन टू टाइप ग्रीन हाउस। A lean-to design is used when a greenhouse is placed against the side of an existing building. It is built against a building using the existing structure for one or more of its sides. Lean-to type greenhouse
उसको बोला जाता है जब कोई ग्रीन हाउस किसी बिल्डिंग के अगेंस्ट प्लेस्ड है। इसका एक साइड या फिर इससे ज़्यादा साइड इसके अगेंस्ट बिल्ड किया जा सकता है। पहला जो एडवांटेज है लीन टू टाइप ग्रीन हाउस का, लीन टू टाइप greenhouse is that it is usually is close to available electricity, water and heat. It is a least expensive structure. This design makes the best use of sunlight and minimize roof support. अब जो कि ये ग्रीन हाउस किसी बिल्डिंग के पास बना हुआ है या उसके अगेंस्ट ही बना है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हीट ये सब के काफ़ी क्लोज है। अब डिसएडवांटेज, limited space, limited light, limited ventilation and temperature control. The height of the supporting wall limits the potential size of the design. जो बिल्डिंग का ये वॉल का साइज़ है वो लिमिट कर देता है ग्रीन हाउस के साइज़ को। Because the wall that the greenhouse is built on may collect the sun's heat while the translucent cover of the greenhouse may lose heat rapidly. तो इसमें जो टेम्परेचर कंट्रोल है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो वॉल है ये बिल्डिंग का वो ग्रीन हाउस का जो टेम्परेचर है उसको ये ऑब्जॉर्व करने लग जाता है, जिसके कारण जो ट्रांसल्यूसेंट कवर है ऑफ द ग्रीन हाउस का वो हीट रैपिडली लूज़ करने लग जाता है। इट इज़ अ हाफ ग्रीन हाउस स्प्लिट अलॉन्ग द पीक ऑफ द रूफ। ये पीक जो कि हाफ है बिल्डिंग के कारण। Even span type greenhouse. Even span is the standard type and full size structure. The two roof slopes are of equal pitch and width. This design is used for the greenhouse of small size and it is constructed on a level ground. जो इवन स्पैन टाइप ग्रीन हाउस है इसको इवन जो लेवल ग्राउंड है उसमें इसको बनाया जाता है, जो इसका पिच और विड्थ है वो बराबर रहता है। The design has a better shape than the lean-to type for air circulation to maintain temperature during the winter heating season. Winter heating season में इसमें यूनिफॉर्म टेम्परेचर बना रहता है, एयर सर्कुलेशन भी ये लीन टू टाइप से बेटर होता है शेप के कारण। The cost of an even span greenhouse is more than the cost of a lean to type, but it has greater flexibility in design and provides for more plants. लीन टू टाइप से इसका कॉस्ट ज़्यादा आता है, लेकिन इसमें ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी और ये प्लांट्स को ज़्यादा जगह देता है, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है लीन टू टाइप से। Uneven span type greenhouse. This type of greenhouse is constructed on hilly terrain. The roof are of unequal width, make the structure adaptable to the side slope of the hill. This type of greenhouses are seldom used nowadays as it is not adaptable for automation. Uneven span type greenhouse hilly terrain के लिए suitable होते हैं, क्योंकि इनका unequal width और स्ट्रक्चर अडेप्टेबल होता है इस साइड स्लोप ऑफ द हिल के लिए। इन ये जो टाइप के जो ग्रीन हाउसेस हैं वो ज़्यादातर इस दिन में यूज़ नहीं होते हैं और ना ही अडेप्टेबल है ऑटोमेशन के लिए। रिच एंड फरो टाइप ग्रीन हाउस। डिज़ाइन ऑफ दिस टाइप ऑफ यूज टू और मोर ए फ्रेम्ड ग्रीन हाउसेस। ए फ्रेम्ड ग्रीन हाउसेस का मतलब है इवन स्पैन टाइप ग्रीन हाउसेस कनेक्टेड टू वन अनदर अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द ईव यानी ये जो आपको दिख रहा है। द ईव सर्व एज अ फरो और गटर टू कैरी रेन एंड मेल्टेन स्नो अवे। इसी ईव से जो रेन का पानी है वो बाहर जाता है, स्नो मेल्ट होकर बाहर निकलता है। द साइड वॉल इज एलिमिनेटेड बिटवीन द ग्रीन हाउसेज। जो साइड वॉल्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि नहीं है, जो कि इवन स्पेन टाइप में होते हैं, उनको कनेक्ट कर दिया जाता है तो एलिमिनेट हो जाते हैं, विच रिजल्ट इन a स्ट्रक्चर विद सिंगल लार्ज इंटीरियर consolidation of interior space. Reduce labor, lowers the cost of automation, improves personal management and reduce fuel consumption as there is less exposed wall area through which heat escapes. यहाँ पर लेस वॉल्स होते हैं जिसके कारण हीट भी लेस escapes होता है, यानी हीट लॉस कम होता है। The snow loads must be taken into the frame specification of these greenhouses since the snow cannot slide off the roofs as in case of individual free-standing greenhouse but melts away. जैसे कि जो फ्री स्टैंडिंग ग्रीन हाउस है जैसे कि इवन स्पैन टाइप, उसमें स्नो साइड से वॉल से यहाँ आएगा तो नीचे सीधा गिर जाता है, लेकिन इसमें वैसा नहीं है, इसमें स्नो यहाँ पर इकट्ठा होने लग जाते हैं, इसलिए काफ़ी रिजिड बनाना पड़ता है इसको, जिससे कि स्नो यहाँ पर आए और मेल्ट होकर बाहर निकले। Sawtooth type greenhouse. These are also similar to ridge and furrow type greenhouse except that there is provision for natural ventilation in this type. Specific natural ventilation flow path develops in a sawtooth type greenhouse. Sawtooth type greenhouse जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ये सिमिलर होते हैं रीजन फॉरो टाइप ग्रीन हाउस के, यानी कि आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसमें एक्सेप्ट इसमें एक प्रोविज़न होता है नेचुरल वेंटिलेशन के लिए, यानी कि इसमें एक वेंटिलेशन वेंट्स लगे होते हैं नेचुरल वेंटिलेशन के लिए। इसमें नेचुरल फ्लो पाथ दिखता है, नेचुरल वेंटिलेशन फ्लो पाथ डेवलप, ये आपको जो दिख रहा है ये नेचुरल वेंटिलेशन फ्लो पाथ दिख रहा है, जिसमें जो हॉट एयर है वो ऊपर से निकलते जा रहा है और जो कोल्ड एयर है यानी कि जो ठंडे एयर वो नीचे जा रहे हैं।
ये ज़्यादातर कोस्टल रीजन में बनाए जाते हैं। कौन सेड ग्रीन हाउस? This is a greenhouse where the pipe arcs or trusses are supported by the pipe purling running along the length of the greenhouse. In general, the covering material used for this type of greenhouses is polyethylene. Such a greenhouse are typically less expensive than the gutter-connected houses and are useful when a small isolated cultural area is required. These houses are connected either in free standing style or arranged in interlocking region furrow. ये जो ग्रीन हाउस है जिसमें आर्क और ट्रसेस सपोर्ट होते हैं पाइप पर्लिंग से रनिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द ग्रीन हाउस, ये जो आपको पाइप दिख रहा है जो लंबा सा, यही है पर्लिंग पर्लिंग पाइप बोलते हैं इसको। इसमें जो कवरिंग मटेरियल यूज़ होता है वो पॉलीथिलीन यूज़ होता है और ये काफ़ी लेस एक्सपेंसिव होते हैं। ये जहाँ पर आइसोलेटेड कल्चरल एरिया रिक्वायर्ड होता है वहाँ पर ये यूज़ होते हैं। या तो ये फ्री स्टैंडिंग होंगे या फिर अरेंज होंगे इंटरलॉकिंग रीजन फरो टाइप में। ग्रीन हाउसेस टाइप बेस्ड ऑन यूटिलिटी के बेस्ड में पहला जो ग्रीन हाउस टाइप है वो है ग्रीन हाउस फॉर एक्टिव हीटिंग के लिए। ड्यूरिंग द नाइट टाइम air temperature inside the greenhouse decreases. To avoid the cold bite to plants due to freezing, some amount of heat has to be supplied. The requirement for heating greenhouses depend on the rate at which the heat is lost to the outside environment. Various methods are adopted to reduce the heat losses. One is using double layer polyethylene, थर्मोप्लेन ग्लास है 2 layers of factory sealed glass with dead air space। तो थर्मोप्लेन ग्लासेस है वो 2 layers का फैक्ट्री सील्ड ग्लास होता है जिसमें डेड एयर स्पेस होता है। डेड एयर स्पेस यानी कि उसमें स्पेस होता है लेकिन एयर नहीं होता, जिसके कारण हीट लॉस नहीं होता। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम्म, जैसे थर्मस, हम थर्मस में जैसे कुछ भी पानी भरते हैं चाहे वो गर्म हो चाहे ठंडा, तो उसके बीच में एक स्पेस होता है तो उसमें हवा नहीं होता, वैक्यूम होता है, जिसके कारण अंदर में जो पानी अगर गर्म है तो गर्म ही रहेगा, ठंडा है तो ठंडा ही रहेगा। वैसे ही ये काम करता है। टू use heating systems such as unit heater, central heat, radiant heat and solar heating system। इसमें आप फोटो में देख सकते हैं ये एक्टिव हीटिंग है, जो हीटर्स लगे हुए हैं, जो हॉट एयर, जो इसमें भी आप देख सकते हैं, ये आपको शायद दिख नहीं होगा। हॉट एयर जो एयर हीटर है वो यहाँ से जा रहा है और जेट फैन के जरिए पूरा सर्कुलेट हो रहा है। ग्रीन हाउस फॉर एक्टिव कूलिंग। During summer season, it is desirable to reduce the temperature of the greenhouse than the ambient temperatures. For effective crop growth, hence suitable modifications are made in the greenhouse so that the large volume of the cooled air is drawn to the greenhouse. This type of greenhouses either consist of evaporative cooling pad with fan or fog cooling. This greenhouse is designed in such a way that it permits a roof opening of 40% and in some cases nearly 100%. Summer season में desire इट इज़ डिज़ायरेबल होता है रिड्यूस करना टेम्परेचर को ग्रीन हाउस जो एम्बियंट टेम्परेचर होता है उससे, किसके फॉर इफेक्टिव क्रॉप ग्रोथ। इसके लिए सूटेबल मॉडिफिकेशन ग्रीन हाउस में किया जाता है जिसके जिसके कारण जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ कूल्ड एयर है वो ग्रीन हाउस में आ सके। इस टाइप ऑफ ग्रीन हाउस में एवेपोरेटिव कूलिंग पैड या विथ फैन और फॉग कूलिंग यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ये पैड कूलिंग है जिसके बाहर से जो हॉट एयर आ रहा है यानी ये एम्बियंट एयर वो इससे पास हो रहा है, जिसके कारण पैड जो मॉइस्चर से भरे हुए हैं उसके कारण जो एयर आ रहा है उसमें मॉइस्चर जा रहा है जिसके कारण वो एयर ठंडा हो रहा है और ये पूरे इसमें सर्कुलेट हो रहे हैं। और यहाँ पर जो फैन लगे हुए हैं वो गर्म एयर को बाहर कर रहे हैं, जो अंदर जो ठंडा एयर आके गर्म होते जा रहा है कुछ टाइम बाद उसको ये बाहर करते जा रहे हैं, जिसके कारण इसमें ये पैड्स कूलिंग पैड्स और फैन के जरिए टेम्परेचर रिड्यूस किया जा रहा है। इसमें आपको ये कर्टेन 50% ऊपर दिख रहा है जिसके जरिए वेंटिलेशन हो रहा है। कुछ कुछ में ये 100% भी होता है जब वेंटिलेशन का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, मतलब डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत के हिसाब से। Greenhouse type based on construction. Wooden frame structure. In general, for the greenhouses with span less than 6 meter, only wooden frame structure are used. Side posts and columns are constructed of wood without the use of truss. Pine wood is commonly used as it is inexpensive and possesses the required strength. Timber locally available with good strength, durability and machinability also can be used for the construction. जो वुडन फ्रेम स्ट्रक्चर है वहाँ यूज़ किए जाते हैं जब स्पैन लेस देन 6 मीटर हो। जो साइड पोस्ट एंड कॉलम होते हैं वो कंस्ट्रक्टेड होते हैं वुड्स के विदाउट द यूज़ ऑफ ट्रस, मतलब ट्रस के बिना। पाइन वुड, जो पाइन वुड होता है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है क्योंकि वो इनएक्सपेंसिव होते हैं और रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ होता है उसमें। जो लोकली टिम्बर अवेलेबल हैं गुड गुड स्ट्रेंथ के साथ, ड्यूरेबिलिटी के साथ, मशीनेबिलिटी के साथ, वो भी कंस्ट्रक्शन में यूज़ किए जा सकते हैं। Pipe framed structure. Pipes are used for construction of greenhouses. When the
clear span is around 12 meter. In general, the side post, column, cross ties, and purlin are constructed using pipes. In this type, the trusses are not used. पाइप फ्रेम स्ट्रक्चर में ट्रसेस नहीं यूज होते हैं, और ये कॉलम्स और साइड पोस्ट और कॉलम क्रॉस टाइज होते हैं. पर्लिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग पाइप्स. ये आप वो देख सकते हैं, जो कि पूरा पाइप से बना हुआ ग्रीन हाउस है. Truss framed structure. If the greenhouse span is greater than or equal to 15 meter, truss frame are used. Flat steel, tubular steel, or angular iron is welded together to form a truss encompassing rafter, chords, and struts. Struts are supported members under compression, and chords are support members under tension. Angle iron purlins running throughout the length of greenhouse are bolted to each truss. Columns are used only in very wide truss frame houses of 21.3 meter or more. Most of the glass houses are of truss frame type, as these frame are best suited for prefabrication. Truss frame structure वहाँ यूज़ किया जाता है जब जो ग्रीन हाउस का स्पेन है या ग्रेट या तो 15 मीटर से ज़्यादा है या इक्वल है, तब ट्रस फ्रेम यूज़ होता है. ज़्यादातर ये सूटेड होते हैं प्री फैब्रिकेशन के लिए. जो ग्लास हाउस जब ग्लास मटेरियल यूज़ किया जाता है ग्रीन हाउसेस के लिए, तब ट्रस फ्रेम स्ट्रक्चर ज़्यादातर यूज़ होता है. ग्रीन हाउस टाइप बेस्ड ऑन कवरिंग मटेरियल के बेस्ड में ग्रीन हाउस के टाइप्स. Covering material have direct influence on the greenhouse effect inside the structure, and they alter the air temperature inside the greenhouse. कवरिंग मटेरियल डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट को. ये अल्टर करता है एयर टेम्परेचर को इनसाइड द हाउस. द टाइप्स ऑफ फ्रेम एंड मेथड ऑफ फिक्सिंग आल्सो वेरी विद द कवरिंग मटेरियल. जो टाइप ऑफ फ्रेम यूज़र है और मेथड ऑफ फिक्सिंग वो आल्सो वेरीज करता है. किसके साथ वेरी करता है? कवरिंग मटेरियल के साथ. बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कवरिंग मटेरियल, द ग्रीन हाउस आर क्लासिफाइड एज ग्लास, प्लास्टिक फिल्म एंड रिजिड पैनल ग्रीन हाउस. पहला ग्लास ग्रीन हाउस. ओनली ग्लास ग्रीन हाउस विद द ग्लास एज द कवरिंग मटेरियल एग्जिस्ट प्रायर टू 1950. तो 1950 से पहले जो सिर्फ ग्लास ग्रीन हाउस विद ग्लास कवरिंग मटेरियल एग्जिस्ट करते थे. ग्लास एज अ कवरिंग मटेरियल हैज़ द एडवांटेज ऑफ ग्रेटर इंटीरियर लाइट इंटेंसिटी. इसमें जो अंदर में जो लाइट का पास है, यानी लाइट इंटेंसिटी वो बहुत ज़्यादा होता है ग्लास ग्रीन हाउसेस. दिस ग्रीन हाउसेस हैव हायर एयर फिल्ट्रेशन रेट विच लीड टू लोअर इंटीरियर ह्यूमिडिटी. हायर एयर इन्फिल्ट्रेशन के कारण जो लोअर इंटीरियर ह्यूमिडिटी होता है. बेटर डिजीज का प्रिवेंशन अच्छे से हो पाता है. लीन टू टाइप, इवन स्पेन, रिज एंड फरो टाइप ऑफ डिज़ाइन आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्लास ग्रीन हाउस. ग्लास ग्रीन हाउस के लिए लीन टू टाइप, इवन स्पेन टाइप और रिज टाइप डिज़ाइन सूटेबल होते हैं. Plastic film greenhouses. Flexible plastic film include polyethylene, polyester, and polyvinyl chloride are used as covering material in this type of greenhouse. Plastics as a covering material for greenhouse have become popular as they are cheap and the cost of heating is less when compared to become popular as they are cheap and the cost of heating is less when compared to glass greenhouses. The main disadvantage with plastic film is its short life. For example, the best quality ultraviolet stabilized film can last for 4 years only. Concept design as well as gutter connected design is suitable for using this covering material. जो प्लास्टिक फिल्म ग्रीन हाउसेस हैं इसमें पॉलीथिलीन, पॉलीएस्टर एंड पॉलीविनिल क्लोराइड यूज होते हैं कवरिंग मटेरियल के लिए. ये जो प्लास्टिक फिल्म ग्रीन हाउसेस होते हैं ये काफ़ी चीप होते हैं, लेकिन इनका मेन जो डिसएडवांटेज होता है वो ये है कि इनका लाइफ काफ़ी कम होता है. जो हाई बेस्ट क्वालिटी अल्ट्रावायलेट स्टेबलाइज्ड फिल्म होते हैं वो सिर्फ 4 साल के लिए ही इस्तेमाल हो सकते हैं. ये ज़्यादातर प्लास्टिक फिल्म ग्रीन हाउस हैं ये ज़्यादातर कॉन्सेप्ट डिज़ाइन और गटर कनेक्टेड डिज़ाइन के लिए सूटेबल होते हैं. रिजिड पैनल ग्रीन हाउस. रिजिड पैनल ग्रीन हाउस में पॉलीविनिल क्लोराइड रिजिड पैनल्स, fiberglass reinforced plastic, acrylic and polycarbonate rigid panels are employed as the covering material in the concept type of frames or rigid and furrow type frame. This material is more resistant to breakage and the light intensity is uniform throughout the greenhouse when compared to glass or plastic. High grade panels have long life, even up to 20 years. The main disadvantage is that these panels tend to collect dust as well as to harbor algae, which result in darkening of the panel and subsequent reduction in the light transmission. Significant danger of fire hazard. Rigid panel greenhouses में polyvinyl chloride rigid panels, fiberglass reinforced plastic, acrylic and polycarbonate rigid panels यूज होते हैं एज अ कवरिंग मटेरियल. कौन से टाइप फ्रेम्स या फिर रिच एंड टाइप फ्रेम में ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं. ये मटेरियल रेजिस्टेंस होता है ब्रेकेज, लाइट इंटेंसिटी. ब्रेकेज से लाइट इंटेंसिटी इसका यूनिफॉर्म होता है पूरे ग्रीन हाउस में व्हेन कंपेयर टू ग्लास और प्लास्टिक. हाई ग्रेड के जो पैनल्स होते हैं
उनका लाइफ अप टू 20 ईयर्स तक होता है। इसका जो मेन डिसएडवांटेज होता है कि ये पैनल्स कलेक्ट करते हैं डस्ट, और यहाँ तक कि एल्गी को पनपने का जगह देते हैं, जो कि जिसके कारण पैनल्स डार्कनिंग हो जाता है, जिसके कारण सब उसका लाइट ट्रांसमिशन रिडक्शन हो जाता है एल्गी और डस्ट के जमा होने के कारण। और इसमें फायर होने का भी, आग लगने का भी खतरा होता है। ग्रीन हाउस टाइप बेस्ड ऑन कॉस्ट। द इकोनॉमिक feasibility of any type of greenhouse depend upon its cost and type of crop to be grown। जो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है किसी भी ग्रीन हाउस का, वो उसके टाइप और कौन सा क्रॉप उसमें ग्रो होगा उसके ऊपर रहता है। लो कॉस्ट और लो टेक ग्रीन हाउस। द low cost greenhouse is simple chamber made of polyethylene sheet of 150 to 200 microns supported on bamboos. Its size depends on the purpose of its utilization and availability of space, and is constructed with locally available material. There are no specific control device for regulating environmental parameters inside the greenhouse. Normally it has one opening which is kept open for 1 to 2 hours during the day, especially in the morning, to reduce the level of humidity inside. The temperature within the greenhouse increases by 6 to 10 degrees Celsius more than the external temperature. The solar radiation entering the greenhouse is 30 to 40% lower than those reaching the soils outside. It could be adapted for vegetable cultivation in winter season। जो लो कॉस्ट और लो टेक ग्रीन हाउस होता है उसमें ज़्यादातर ये सिंबल चैम्बर होते हैं, जो कि बने होते हैं पॉलीथीन सीट के, जो 150 टू 200 माइक्रोन के साइज़ के होते हैं, जो कि सपोर्टेड होते हैं बैम्बूस में। इसका साइज इसके यूटिलाइजेशन और स्पेस की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करते हैं, और ये कंस्ट्रक्टेड होते हैं लोकली अवेलेबल मटेरियल से। यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक डिवाइस नहीं होता एंड रेगुलेटिंग जो है एनवायरमेंटल पैरामीटर्स को। ये नॉर्मली इट हैज़ वन ओपनिंग, इसमें वन ओपनिंग होता है, जो कि 1 से 2 घंटे के लिए डे में ओपन किया जाता है, ज़्यादातर मॉर्निंग में, ताकि ह्यूमिडिटी को रिड्यूस किया जा सके। जो टेम्परेचर होता है ग्रीन हाउस वो इंक्रीज कर जाता है 6 से 10 डिग्री सेल्सियस से। देन द एक्सटर्नल टेम्परेचर, जो सोलर रेडिएशन इंटर करता है ग्रीन हाउस में, वो 30 टू 40% लोअर होता है जो सॉइल सरफेस को रीच कर रहे हैं। ये वेजिटेबल कल्टीवेशन के लिए विंटर सीजन में अडाप्ट किया जा सकता है। मीडियम टेक ग्रीन हाउस। द ग्रीन हाउस हैव a slightly higher cost than the low tech greenhouse। टेक ग्रीन हाउस से मीडियम ग्रीन हाउस का ज़्यादा होता है। दिस टाइप ऑफ ग्रीन हाउस इज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग गैल्वेनाइज्ड पाइप फॉर परमानेंट फ्रेम स्ट्रक्चर। एक परमानेंट फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए इसमें गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप यूज़ करता है। द ग्रीन हाउस हैज़ अ सिंगल लेयर कवरिंग विथ यूवी स्टेबलाइज्ड पॉलीथिलीन सीट ऑफ 200 माइक्रोन थिकनेस। जो यूवी स्टेबलाइज्ड पॉलीथिलीन सीट होता है उसका जो थिकनेस का साइज होता है 200 माइक्रोन होता है, एंड इज फिक्स्ड टू द फ्रेम स्ट्रक्चर। फ्रेम स्ट्रक्चर से ये फिक्स्ड होता है with the help of a screw। The whole structure is firmly and strongly grounded into the ground to withstand the disturbance against wind। Exhaust fan along the thermostat are provided to control the temperature। Thermostat एक autonomous device है जो exhaust fan के साथ रहता है, जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। Evaporating cooling pads and misting system। Evaporating cooling pads जो कि मैं ये बताया, उसमें ग्रीन हाउस एक्टिव कूलिंग सिस्टम जो रहता है उसमें, और मिस्टिक सिस्टम ये एक तरह का नोजल होता है जिससे कि पानी वेपर के फॉर्म में निकलता है, जो कि ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है और टेम्परेचर को। इसका अरेंजमेंट होता है जो मेंटेन करता है फेवरेबल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इनसाइड द ग्रीन हाउस। दिस टाइप ऑफ ग्रीन हाउस इज सुटेबल फॉर ड्राई एज वेल एज वार्म क्लाइमेटिक जोन्स एंड कैन आल्सो बी अडॉप्टेड फॉर वेजिटेबल कल्टीवेशन। ये जो मीडियम टाइप ऑफ ग्रीन हाउस है ये सुटेबल होता है ड्राई एज वेल यहाँ और वार्म क्लाइमेटिक जोन्स के लिए, फॉर वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए। High-tech greenhouse. The design of this type of greenhouse is similar to that of medium tech, except that it is equipped with the automatic control system. This type of greenhouse is suitable for any climatic condition, and highly sensitive crops such as floriculture crop can be grown in this greenhouse with different control system used in high-tech greenhouses। High-tech greenhouses सिमिलर होते हैं मीडियम टेक ग्रीन हाउसेज से, बस इसमें जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं वो फुल्ली ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होते हैं, यानी इसमें सिर्फ कंट्रोल सिस्टम का ही अंतर है। ये टाइप के जो ग्रीन हाउस होते हैं वो सूटेबल होते हैं किसके लिए, एनी क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए, क्योंकि ये फुल्ली कंट्रोल कर सकते हैं ग्रीन हाउस के क्लाइमेट को। हाईली सेंसिटिव क्रॉप इसमें ग्रो किया जा सकता है, जैसे फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स। इसमें डिफरेंट कंट्रोल सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे टेम्परेचर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का बेस्ड कंट्रोल सिस्टम, प्रेशर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम, टाइमर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम, लाइट बेस्ड कंट्रोल सिस्टम। ये जो हाई टेक ग्रीन हाउसेस होते हैं ये
हाई इनिशियल कॉस्ट होता है इनमें, रिक्वायर्ड स्किल्ड ऑपरेटर, इसमें स्किल्ड ऑपरेटर का ज़रूरत पड़ता है क्योंकि इसमें हाई टेक इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं। और नीड्स हाई मेंटेनेंस लगेगा ही, जो इतने सारे इक्विपमेंट्स इसमें यूज़ हो रहे हैं। केयर एंड प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस भी बहुत ज़रूरी हैं जब इतने सारे इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, वो भी हाई टेक, तो इसमें खतरा भी बढ़ जाता है। तो ये था ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी। थैंक यू एवरीवन।